Good morning, students. Welcome to the new lecture of TRE2. Today we are going to discuss about sleepers. As you all know, we are dealing with the Unit 2. In Unit 2, in last lecture we have discussed about the creep of rails. So, if you see your syllabus, as you can see here, this is Unit 2. We have completed rails, types, function, selection of rails, wear, creep of rail, defects in rails, long welded rails. Okay, so the next topic will be sleepers. Okay, sleepers, functions of sleepers, types, merits and demerits of each sleepers. Okay, sleeper density. So today we are going to cover these topics. Okay, sleeper functions, their types, merits and demerits, and sleeper density. Okay, so let's start. Let's start with sleepers. Sleepers, as you all know, sleepers are the members generally led transfers to the rails. Okay, as you can see, these are the sleepers. First of all, you should understand what is sleeper. Okay, these transverse sections or transverse part of railway track is called sleepers. Okay, लास्ट टाइम हमने इसको देखे थे, डिस्कस किए थे. स्लीपर्स आर द मेंबर्स जनरली लेड ट्रांसवर्स टू द रेल. देखिए ये जो रेल सेक्शन दिख रहा है आपको, ये लॉन्जिट्यूडिनल है ना, जो रेल्स है लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में, लेकिन जो ये स्लीपर्स है ये क्या है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में. इसलिए यहाँ लिखा है स्लीपर्स आर द मेंबर्स जनरली लेड ट्रांसवर्स टू द रेल्स. ट्रांसवर्स टू द रेल्स अकॉर्डिंग टू रेल, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है ना, विच ऑन विच द रेल्स आर सपोर्टेड. अब देखिए यहाँ पे जो स्लीपर दिख रहा है ना, ये जो आपको वुडन स्लीपर दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए स्टील स्लीपर्स है ना, ये स्टील स्लीपर्स है और ये वुडन स्लीपर है. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो रेल्स है किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, स्लीपर्स के ऊपर है ना. फिर इसको हमने फिक्स किया है कि नहीं, इसको हमने प्रॉपरली बोल्ट से, चेयर से फिक्स किया है इसको. ठीक है, तो ये जो स्लीपर्स है इसके ऊपर रेल रेस्ट कर रही है. तो नेक्स्ट जो लाइन है उसका मीनिंग यही है, ऑन विच द रेल्स आर सपोर्टेड एंड फिक्स्ड. ओके, तो इसको फिक्स किया हमने. टू क्यों करते हैं हम ये, टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम रेल्स टू द बलास्ट. अब बलास्ट क्या है, ये बलास्ट है जो दिख रहा है ना, मटेरियल एग्रीगेट जो मटेरियल होता है इसको बोलते हैं बलास्ट. तो आप खुद देखोगे जब ये रेल के ऊपर लोड आएगा व्हील्स का, फिर ये रेल का लोड डालेगा स्लीपर पे और स्लीपर डालेगा बलास्ट पे, है ना. सिंपल है, ये जो रेल के ऊपर लोड आ रहा है ये डाल रहा है स्लीपर के ऊपर, और स्लीपर इसे डाल रहा है नीचे के जो गिट्टी है ना, जो एग्रीगेट है इसके ऊपर, जिसको हम बलास्ट बोलते हैं. तो सिंपल इसका लोड ट्रांसफर है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर कट समझ गए होगी, और स्लीपर्स भी समझ गए होंगे क्या है. जो ट्रांसवर्स जो मेंबर्स है ना, जो लोड जो लेते हैं, कहाँ से लेते हैं ये लोड, रेल के ऊपर से लोड इनके ऊपर आता है. फिर ये ट्रांसफर किसको करते हैं, ये ट्रांसफर्स करते हैं किसके ऊपर, बलास्ट के ऊपर. सो दीज आर द स्लीपर्स. आपने देखे होंगे ये वुड के होते हैं, ये स्टील के होते हैं, ये कंक्रीट के होते हैं. ठीक है ना, इनके अलग अलग मटेरियल के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन है. तो ये होते हैं स्लीपर्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये जो आपको इमेज दिख रही है कंक्रीट स्लीपर्स रखे हुए हैं, ये प्रीकास्ट भी होते हैं है ना, और कास्ट इन सीटू भी है. चलिए देखते हैं स्लीपर्स के फंक्शन. एग्जाम में आ सकता है, रिक्वायरमेंट आ सकती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लीपर्स के फंक्शन क्या है, क्यों हम स्लीपर रेलवे ट्रैक में फिक्स करते हैं. सबसे पहला फंक्शन है होल्डिंग रेल्स टू करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट. ठीक है ना. अब देखिए अगर आप इमेजिन कीजिए स्लीपर्स ना हो, सिर्फ रेल्स और नीचे बलास्ट हो, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है. गेज प्रॉपर रहेगा क्या, नहीं होगा. गेज जो है वो वेरी होते रहेगा लेंथ के हिसाब से, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा. तो जो रेल का काम है वो है गेज को करेक्ट रखना, है ना. एक डिस्टेंस दोनों रेल्स के बीच में कौन फिक्स करके रख रहा है, स्लीपर जो है. स्लीपर जो है जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे देखिए ये जो दोनों रेल्स है ना, ये दोनों रेल्स का जो डिस्टेंस है, जो गेज है, इसको मेंटेन कौन कर रहा है, स्लीपर्स कर रहा है. स्लीपर्स फिक्स हो रहा है ना, यहाँ पे रेल्स दोनों फिक्स हो जा रही है. क्या हो रही है, ये रेल की मूवमेंट इधर और इधर साइड है ना, इधर साइड या फिर इधर साइड मूव नहीं हो सकती. यानी कि गेज जो है, गेज जो बोलते थे ना, इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स, वो एकदम प्रॉपरली मेंटेन होगा. किसकी वजह से, स्लीपर की वजह से. ठीक है, उसके बाद फॉर्म एंड इवन सपोर्ट टू द रेल्स.
जो रेल्स है, ये जो रेल्स है इसको हम फर्म सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि उसके नीचे हमने स्लीपर प्रोवाइड किए। स्लीपर को और रेल को हम फिक्स कर रहे हैं अच्छे से, चेयर्स से, बोल्ट्स एंड फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स का यूज करके हम रेल्स और स्लीपर को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद ट्रांसफरिंग द लोड इवनली फ्रॉम रेल्स टू वाइडर एरिया ऑफ बलास्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि लोड ट्रांसफर करता है। तो जैसे कि जो लोड आ रहा है रेल्स का, है ना, वो किसके ऊपर जा रहा है, स्लीपर्स के ऊपर। स्लीपर्स ये पूरा जो लोड ट्रांसफर कर रहा है वाइडर एरिया में, बलास्ट में ट्रांसफर कर रहा है। तो इवनली लोड ट्रांसफर करता है स्लीपर बलास्ट के ऊपर। ठीक है, लेता किससे है लोड, रेल से, और ट्रांसफर किसको करता है, बलास्ट को। उसके बाद इट एक्ट एज अ इलास्टिक मीडियम बिटवीन रेल एंड बलास्ट। ठीक है, इलास्टिक मीडियम का मतलब लोड ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है ना, इलास्टिकली ये लोड को ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इट एक्ट एज अ इलास्टिक मीडियम बिटवीन रेल्स एंड बलास्ट। ये दोनों के बीच का जो मेंबर है, जो एक एक्ट कर रहा है लोड ट्रांसफर करने का, जो एक्ट कर रहा है। स्लीपर खुद लोड नहीं ले रहा है, स्लीपर लोड को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है ना, इट एक्ट एज अ इलास्टिक मीडियम, लोड ले रहा है रेल से और ट्रांसफर कर रहा है बलास्ट को। आफ्टर दैट प्रोवाइडिंग लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटरल स्टेबिलिटी। इट मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल स्टेबिलिटी रेल्स को प्रोवाइड कर रहा है ना, इसके लिए, है ना, रेल्स को लॉन्गिट्यूडिनल स्टेबिलिटी जो रेल्स को मिल रही है स्लीपर से मिल रही है, और स्लीपर्स खुद जो बोल सकते हो आप लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रेल्स को, क्योंकि वो फिक्स हो जा रही है रेल्स इसमें प्रॉपर। इमेजिन कीजिए अगर स्लीपर्स ना हो तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है, वाइब्रेशन, शॉक्स हैंडल ही नहीं कर पाएगा ट्रैक। ठीक है, तो स्लीपर्स का काम लोड को ट्रांसफर करना है। एक चीज याद रखिए, स्लीपर्स खुद लोड नहीं बियर करेगा, वो लोड को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस है कुछ, इस शॉर्ट में मैंने बताया हूँ, नोट्स में पूरे डिटेल में इसके फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीपर्स। देखिए, कोई भी मटेरियल के फंक्शंस आप पढ़ते हो उसके बाद हमेशा एक क्वेश्चन आता है रिक्वायरमेंट। वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, यानी कि स्लीपर्स कैसा होना चाहिए, अच्छा स्लीपर्स कैसा होना चाहिए, इसको आप बोल सकते हो आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल स्लीपर भी बोल सकते हो। ठीक है, स्लीपर्स, एक अच्छा स्लीपर्स क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हम वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट एज यूजुअल, द स्लीपर्स टू बी यूज शुड बी इकोनॉमिकल। ये हर मटेरियल में आता है, इकोनॉमिकल, ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी, है ना, हमेशा हम पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो आ रहा है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इट मींस दे शुड हैव मिनिमम पॉसिबल इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है इट शुड हैव मिनिमम पॉसिबल इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी जितना उसका है जो हम खरीद रहे इनिशियली, जिसको बनाने में लग रहा है वो भी कम हो, और मेंटेन करने में उससे भी कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट हमेशा हर मटेरियल की होती है। आफ्टर दैट मॉडरेट वेट। देखिए, मॉडरेट वेट इसीलिए क्योंकि स्लीपर्स काफी सारे होते हैं, उसे ट्रांसफर करना, लिफ्ट करना, मूव करना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर बहुत भारी रहेगा तो उसे मूव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट शुड हैव अ मॉडरेट वेट so that we can easily transfer it from one place to another place. After that, fixing and removing fastening should be easy. Now, what is fastening again? See, this fixing of rails with slipper with bolts, chairs. This is called fastening. Okay, ये जो आप फिक्स कर रहे हो, स्क्रूज, बोल्ट लगा रहे हो ना, इसे बोलते हैं फास्टेनिंग। ठीक है, तो जो फास्टेनिंग है, ठीक है ना, जो फास्टेनिंग और फिक्सचर्स है वो इजीली फिक्स भी होना चाहिए और इजीली रिमूव भी होना चाहिए स्लीपर्स के ऊपर, है ना। जैसे कि आप कंक्रीट स्लीपर्स लोगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है रिमूव करने में, या स्टील स्लीपर्स में ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है। तो फिक्सिंग एंड रिमूविंग ऑफ फास्टेनिंग, यानी कि जो स्क्रूज, चेयर्स, बोल्ट्स जो हम लगाए शुड बी इजी, वो आसानी से रिमूव भी होना चाहिए और फिक्स भी होना चाहिए। सफिशिएंट बियरिंग एरिया, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो इसका बियरिंग एरिया है, मतलब ये जो नीचे बियर कर रहा है बलास्ट एरिया को, ये थोड़ा सा इसका वाइड होना चाहिए, है ना। स्लीपर्स एकदम, ये जो इसकी विड्थ है स्लीपर की, ऐसा नहीं कि बहुत कम हुआ, है ना। स्लीपर्स आपने देखे हैं काफी चौड़े, ठीक है ना, ये जो काफी इसकी विड्थ है काफी होती है, क्योंकि बियरिंग एरिया इसका ज्यादा मिलना चाहिए। इसको ज्यादा बियरिंग एरिया मिलेगा तो ज्यादा लोड इवनली ट्रांसफर करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट इजी मेंटेनेंस एंड गेज एडजस्टमेंट। ठीक है ना, वो जनरल एग्जांपल है कि मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा आसान, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए और आसानी से मेंटेनेंस उसका हो जाना चाहिए। गेज एडजस्टमेंट भी प्रॉपर्ली होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। आफ्टर दैट ट्रैक सर्किटिंग मस्ट बी पॉसिबल। नाउ सी हियर, ट्रैक सर्किटिंग का मतलब क्या होता है ना, कि ट्रैक के ऊपर
एक तरह का आप बोल सकते हो सर्किट लगाया है। ट्रैक सर्किट एक तरह का डिवाइस है जो कि हर एक ट्रैक पे लगाया जाता है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो स्लीपर्स भी उसमें हेल्प करता है वो ट्रैक सर्किट को फिक्स करने में। ट्रैक सर्किट का काम क्या है, वो बताता है कि क्या ये ट्रैक इंगेज है, क्या इसके ऊपर से अभी ट्रेन जा रही है, वो सिग्नल्स भेजता है, ठीक है ना। वो सिग्नल्स भेजता है कंट्रोल रूम में, क्या ये ट्रैक के ऊपर एक पर्टिकुलर ट्रैक है, उसके ऊपर अभी कोई ट्रेन है कि नहीं है। तो ये जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं ये ट्रैक सर्किट की मदद से भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल पूरा डिवाइस सिस्टम होता है जो कि सिग्नल्स भेजता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसमें स्लीपर्स में हमें ऐसा प्रोविजन देना है कि स्लीपर्स में वो ट्रैक सर्किट फिक्स होते जाए, ठीक है। चलिए ये थर्ड यूनिट में हम ये ट्रैक सर्किट के बारे में भी देखेंगे, थर्ड यूनिट में, ठीक है। जस्ट आपको बताया ऊपर ऊपर से कि ट्रैक सर्किट एक तरह का डिवाइस है जो कि फिक्स किया जाता है रेल्स के ऊपर ताकि वो एंगेजमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक के बारे में सिग्नल्स भेजे। जैसे कोई भी पर्टिकुलर ट्रैक है उसके ऊपर से अभी ट्रेन जा रही है तो सिग्नल भेजेगा कि ये पर्टिकुलर ट्रैक अभी बिजी है ना, उसके ऊपर से ट्रेन जा रही है। तो इस तरह हम ट्रैक सर्किट का यूज करते हैं। आफ्टर दैट एबल टू रेजिस्ट शॉक एंड वाइब्रेशंस, ठीक है ना। ट्रेन जब एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर से मूव करती है, बहुत स्पीड होती है, लोड बहुत ज्यादा होता है, तो वो जो पूरा ट्रैक है, ठीक है ना, वो इट शुड रेजिस्ट शॉक्स एंड वाइब्रेशंस। ऐसा नहीं कि ट्रेन गई तो पूरा स्लीपर्स एक तरफ रेल्स एक तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो शॉक्स एंड वाइब्रेशंस आ रहे हैं इट शुड बी एबल टू हैंडल दोज शॉक्स एंड वाइब्रेशंस, ओके। सो स्लीपर्स must be helpful, sleepers must be strong to handle these shocks and vibrations, okay. Sleepers and ballast are the most important thing, okay, after rails, okay। जो रेल्स के ऊपर लोड आ रहा है तो रेल सबसे स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट उसके ऊपर व्हील है। उसके बाद वो जो स्ट्रांग बनाना है ट्रैक को, तो वो बनाने के लिए बलास्ट, स्लीपर और रेल से तीनों को इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो जो sleepers है it should be able to resist those shocks and vibration when the train moves over a particular track with high speed, okay। so I hope आपको ये रिक्वायरमेंट समझा है और फंक्शंस भी इसके समझ आ गए हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ओके। लेट्स मूव। स्लीपर्स टाइप्स एग्जाम में ये भी आ सकता है, फंक्शंस, रिक्वायरमेंट और स्लीपर्स के टाइप्स, ठीक है। ये 3 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब एक जनरल आप याद करो, आपने हमेशा कौन कौन से मटेरियल के स्लीपर्स देखे। आपने टिम्बर या जिसको हम वुडन स्लीपर बोलते हैं, लकड़ी का है ना, देखे। मेटल स्लीपर आपने देखे, कास्ट आयरन स्लीपर्स होते थे, अभी ज्यादा यूज नहीं होते। स्टील स्लीपर्स आपने देखे। कंक्रीट स्लीपर्स जो कि आज के सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो कंक्रीट स्लीपर देखिए आरसीसी स्लीपर होता है और प्री स्ट्रेस भी होता है ना। ये आरसीसी स्लीपर्स होता है और प्री स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इसमें हमने हमेशा देखे कि ये जो है प्री कास्ट ही होते हैं स्लीपर्स, ठीक है ना। स्लीपर्स जो है वो प्री कास्ट स्लीपर्स है, पहले जिसे हम साइड पे कास्ट करके फिर इसे मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि रेलवे ट्रैक के साथ में हम स्लीपर्स वहां पे बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले से स्लीपर बना लिए जाते हैं, प्री कास्ट होते हैं। प्री कास्ट में वो 2 टाइप है, आरसीसी और प्री स्ट्रेस। जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है प्री स्ट्रेस स्लीपर्स, ठीक है। इसमें होयर सिस्टम यूज करके हम इसे प्री स्ट्रेस स्लीपर्स बनाए जाते हैं। नागपुर में अगर आप बात करोगे तो बुट्टी बोई में एक प्लांट है इसका, स्लीपर्स जहाँ बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स, ठीक है। हम आगे देखते हैं उसको। तो ये 4 टाइप बेसिकली याद रखिए, टिम्बर, मेटल, स्टील और कंक्रीट, ठीक है ना। ये 4 टाइप के स्लीपर्स होते हैं। चलिए देखते हैं सबके एक एक टाइप को हम डिटेल में देखेंगे अभी। सबसे पहला टिम्बर और वुडन स्लीपर है ना, जो कि लकड़ी का स्लीपर है। इसकी इमेज आप देख लीजिए पहले, ये लकड़ी का जो वुडन स्लीपर है ना। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। इसमें आप जब भी आपने देखे थे, मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थे हर टाइप्स के आपके सिलेबस में। तो एडवांटेजेस मतलब मेरिट्स, ठीक है। तो इसके मेरिट्स क्या होंगे, एडवांटेजेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इजी टू, सबसे पहले टिम्बर के एडवांटेजेस क्या है, इजी टू मैन्युफैक्चर एंड हैंडलिंग है ना, काफी आसानी से बन जाता है और आसानी से मूव कर सकते हैं, हैंडल काफी आसानी से हो सकता है। सूटेबल फॉर ट्रैक सर्किटेड एरिया, ये सूटेबल इसीलिए है क्योंकि इसमें आसानी से हम ट्रैक सर्किट को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैन बी यूज्ड विद और विदाउट बलास्ट, इसकी एक जो खासियत थी कि ये बलास्ट के साथ भी यूज कर सकते थे और विदाउट बलास्ट, लेकिन अब विदाउट बलास्ट का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। विद बलास्ट ही यूज होना चाहिए, ठीक है, विद बलास्ट ये यूज होना चाहिए। उसके बाद
किसी भी टाइप के बलास्ट के ऊपर आप इसको रख सकते हैं, चाहे वो रूम हो, चाहे वो एग्रीगेट हो, किसी भी टाइप के, ठीक है। उसके ऊपर इसको हम, क्योंकि फिक्स आसानी से हो जाता है। इसकी जो फिटिंग से मैंने बताया था, आसानी से आप बोल्ट्स है ना इसके अंदर फिक्स कर सकते हो, क्योंकि वुडन का है, सिंपल डिजाइन है। जो अलाइनमेंट है, सपोज कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम आसानी से इसे फिक्स कर सकते हैं अलाइनमेंट में, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो। और वुड है तो इजीली अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसा आपको इसके लिए मुश्किल नहीं होगी टिम्बर को ढूंढने में, है ना। मटेरियल अगर आपको टिम्बर स्लीपर्स प्रोवाइड करना है तो ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया का वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये टिम्बर जो जनरली हिली एरियाज में हम इसे ज़्यादा यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टिम्बर और वुडन स्लीपर्स। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, जो कि हमें ध्यान रखना है डिसएडवांटेजेस भी। सबसे पहली चीज, टिम्बर है तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं है मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, 12 से 15 साल तक चल सकता है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अदरवाइज 5 to 7 ईयर्स बोल सकते हो आप, लेकिन ये बताने के लिए जनरली 12 to 15 ईयर्स तक चल सकता है। लेसर लाइफ है इसकी कंपैरेटिवली, जितने भी स्लीपर्स हैं सबसे कम स्ट्रॉन्ग अगर आप बोल सकते हो तो वो वुडन स्लीपर है, ठीक है। लायबल टू डैमेज बाय बेटर पैकिंग, ठीक है ना, डैमेज हो सकता है। इसमें एक चीज याद रखिए, इसमें डीके होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। फायर प्रॉब्लम भी हो सकती है और डीके होने के चांसेस इसमें ज्यादा है। डिफिकल्ट टू मेंटेन द गेज, ठीक है ना, जैसे कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो होल्ड करने में थोड़ा सा रेल को प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अभी मैंने फायर का बोला आपको, सब्सटेबल टू फायर हजार्ड्स। इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज याद से रखिए इसमें कि डीके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें, है ना। जो आप बोल सकते हो, जो एंड्स है, कीड़े वगैरह है, जो उसको डीके कर सकते हैं किसी टिम्बर स्लीपर्स, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखे। इसका जो साइज है वो देख लीजिए आप, ब्रॉड गेज के लिए जो साइज होता है 2750 250 into 130, देखिए इंचेस के हिसाब से 9 इंचेस 9 into 10 into 5, ठीक है ना, फीट और इंचेस के हिसाब से, ठीक है ना। ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल टाइप्स ऑफ स्लीपर्स है। ड्यूरेबल 19 ईयर्स तक, 31 ईयर मीटर गेज के लिए, ठीक है ना। नॉन ड्यूरेबल जिसकी हमने बात की 12 to 16 ईयर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ ऑफ स्लीपर्स में। आप ये याद रखेंगे कि 12 to 16 ईयर्स की लाइफ है। इसका साइज देख लीजिए mm में, ठीक है। साइज जो है ये mm में है इसका। दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, दिस इज डेप्थ, ठीक है ना। ये आप बोल सकते हो 9 फीट 10 इंचेस और 5 इंचेस की डेप्थ है, ठीक है ना। इस तरीके से ये स्लीपर का साइज है वुडन। चलिए आगे देखते हैं। ये इसकी इमेज देख लीजिए, वुडन स्लीपर आपने देखी है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये एक ही सेक्शन होता है जनरली, एक इमेज इस तरीके से डिके हो चुका है या टूट चुका है। आफ्टर दैट कास्ट आयरन स्लीपर्स, ठीक है ना। कास्ट आयरन स्लीपर्स भी पहले ज्यादा यूज होते थे, अभी उतना यूज नहीं होते, ठीक है ना। कास्ट आयरन स्लीपर्स है, ये इसका फिक्सिंग वगैरह है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, टाइबर वगैरह यूज करके ना। इसके एडवांटेजेस देख लीजिए, कास्ट आयरन मटेरियल जो यूज करते हैं, यूनिफॉर्म इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ऑफ कोर्स ड्यूरेबल है और स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है ना, एज कम्पेयर टू वुडन स्लीपर। इजी टू मैन्युफैक्चर एंड हैंडलिंग, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग इतना मुश्किल नहीं है। गेज कैन बी इजीली एडजस्टेड एंड मेंटेन। इट इज इकोनॉमिकल एज लाइफ इज लॉन्गर, इसकी जो लाइफ है वो ज्यादा है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकल है। अलाइनमेंट कैन बी इजीली करेक्टेड, ठीक है ना। फायर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंट रिन्यूअल इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें जैसे वुडन स्लीपर में डीके वगैरह हो जाता था, लेकिन कास्ट आयरन स्लीपर रहेगा तो डीके का प्रॉब्लम इतना नहीं होगा, तो आप फ्रीक्वेंट उसका रिन्यूअल उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और स्पीड में हम इसे देखेंगे। इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं हम। इसकी डिसएडवांटेज देख लीजिए, मोर बलास्ट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एरिया जो है बेरिंग एरिया उसका ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा बलास्ट नीचे प्रोवाइड करना है। नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड रूट, इसके लिए हम ज़्यादा सुटेबल है नहीं है कंपैरेटिवली, अभी हम कंक्रीट से इसको कंपेयर कर रहे हैं। लेसर लैटरल स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा नहीं है।
ट्रैक सर्किटेड में यहाँ पे प्रॉब्लम आता है करंट का, ठीक है ना। तो ये ज्यादा फिट नहीं है ट्रैक सर्किटेड एरिया के लिए, क्योंकि करंट ट्रांसफर हो सकता है ट्रैक में पूरी तरीके से, ठीक है। टाई बार जो यूज करते हैं उसमें करोजन के चांसेस वगैरह होते हैं इसमें। फिटिंग रिक्वायर्ड अ ग्रेटर नंबर इन डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड इंस्पेक्शन। इसकी जो फिटिंग्स है बहुत ज्यादा फिटिंग्स होती है इसमें, जिसकी वजह से इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये कास्ट आयरन का है। उसके बाद आगे देखेंगे हम स्टील स्लीपर्स। स्टील स्लीपर्स का एक एडवांटेज जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़े थे हमने क्रीप में, कि क्रीप जो है वो कम होता है स्टील स्लीपर में। तो ये एडवांटेज शायद इसमें लिखा नहीं है, इसे जरूर लिखना, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं इसे कि स्टील स्लीपर्स जो यूज होते हैं ना, स्टील के जो स्लीपर्स है उसकी एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले तो उसकी लाइफ काफी है 30 to 40 ईयर्स। ऑफ कोर्स बेटर स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टील का पावरफुल मटेरियल है। लेसर डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। पावरफुल मटेरियल थोड़ा बहुत डैमेज हुआ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी टू मेंटेन गेज, गेज को प्रॉपर फिक्स करके रखता है। सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसकी स्क्रैप वैल्यू ज्यादा है, मतलब जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तब इसे हम स्क्रैप करके बेच सकते हैं, तो इसकी अच्छे खासे पैसे आपको मिल, मतलब रेलवेज को मिल सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू ज्यादा है। बेचने के बाद, जैसे यूज होने के बाद जो हम मटेरियल को जब बेचते हैं उसे तोड़ के, है ना, उसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करके जब बेचा जाता है उसको, तो उसकी वैल्यू अच्छी खासी मिलती है, तो उसे बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना। जैसे आप कोई घर तोड़ रहे हो, है ना, घर टूटने के बाद जो मटेरियल्स निकलते हैं उसको जब बेचते हैं तो वो स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है ना। उसके बाद दे आर नॉट अटैक्ड बाय वर्माइंस। अब देखिए जो वर्माइंस है ये वो आप बोल सकते हो कीड़े वगैरह है जो कि मटेरियल को खराब करते हैं। तो जो वर्माइंस है इसे अटैक ही नहीं कर सकते। वो वर्माइंस जो अटैक करते हैं वो करते हैं वुडन स्लीपर को। और फायर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। दे आर नॉट सब्सक्राइबेबल टू फायर, ठीक है ना। फायर का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायर का कोई इशू ही नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम आगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखिए, स्टील है तो यहाँ पे करोजन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। स्टील है तो करोजन आएगा ही आएगा। सबके एडवांटेजेस कुछ है, डिसएडवांटेजेस कुछ है, लेकिन हमें देखना है कि एडवांटेजेस किसके ज्यादा है। तो जो स्टील है उसमें करोजन आएगा। पहला देखिए लायबल टू करोजन, नॉट फिट फॉर ट्रैक सर्किटेड एरिया। अगेन यहाँ पे इसीलिए क्योंकि करंट आ सकता है, स्टील मटेरियल है, ठीक है ना। तो स्टील है या कास्ट आयरन है, वहाँ पे करंट के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। वुड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था करंट का, है कि नहीं। इसके लिए वहाँ पे आसानी से ट्रैक सर्किट डिवाइस है वो फिक्स हो जाता है। स्टील में क्रैक्स आने के चांसेस जो रेल्स में ज्यादा है, ठीक है ना। ड्यूरिंग जो सर्विस उसकी लाइफ उसमें क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। जो ओवरऑल कॉस्ट है स्टील का वो ज्यादा ही होगा ऑफकोर्स टिम्बर के, तो इसको एक डिसएडवांटेज में आ गया। बट टिम्बर को अब स्ट्रॉन्ग है तो इतना तो है ही उसमें, ठीक है ना। इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो स्टील स्लीपर का जो है वो ज्यादा है टिम्बर से। आफ्टर दैट फिटिंग रिक्वायर्ड आर ग्रेटर इन नंबर एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड इंस्पेक्शन। अगेन जो कास्ट आयरन में प्रॉब्लम थी स्टील में भी वही है। फिटिंग्स जो है इसकी फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स वो ज्यादा फिटिंग्स लगेगी तो मेंटेनेंस में और इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जितनी ज्यादा फिक्स प्लेट जितने ज्यादा कीज लगेगी उसमें उतना उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टील स्लीपर का एग्जांपल है, देखिए किस तरीके से इसका शेप होता है। कास्ट आयरन का भी सेम इसी तरह का होता है, किस तरीके से शेप होता है, फिक्स किए जाते हैं पूरी तरीके से बलास्ट के अंदर, है ना। ये देखिए स्टील स्लीपर्स किस तरीके से अंदर तक फिक्स किया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी इसलिए ये अच्छी होती है, ट्रैक के अंदर एकदम बलास्ट के अंदर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। स्टील स्लीपर का एग्जांपल है, देखिए पूरे स्टील स्लीपर्स है लगे हुए ट्रैक के ऊपर विदाउट। देखिए यहाँ पे स्लीपर्स हट चुकी है पूरी तरीके से, अभी प्रोसेस चालू है। उसके बाद है कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर आज की तारीख में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। किसके डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा है, लेट्स सी। सबसे पहला एडवांटेज, सबसे ज्यादा अगर किसी की लाइफ है चारों स्लीपर में तो सबसे ज्यादा है कंक्रीट स्लीपर्स। स्टील की जो थी वो 30 to 40 थी, इसकी कितनी है 40 to 60 ईयर्स तक चलता है। स्टेबिलिटी, बेटर स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। जब कंक्रीट आप यूज करें तो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है कंक्रीट, ठीक है। लेसर डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें भी जो गेज मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फायर का कोई प्रॉब्लम, नो चांसेस ऑफ डैमेज बाय फायर और करोजन। करोजन का स्टील में प्रॉब्लम था,
फायर का प्रॉब्लम किस में था, वुड में, लेकिन इसमें ना फायर का प्रॉब्लम है ना ही करोजन का प्रॉब्लम है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, इसे चोरी आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि फिटिंग्स इसकी काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग फिटिंग्स है। नो चांसेस ऑफ गेज वाइडनिंग, सी अगेन दिस एंड दिस मेंटेनेंस ऑफ गेज ऑलमोस्ट सेम ही है। नो चांसेस ऑफ गेज वाइडनिंग, क्यों? क्योंकि ये एकदम प्रॉपरली फिक्स होते हैं तो गेज कम ज़्यादा होती नहीं है इसमें। दे आर नॉट अटैक बाय वर्माइन एंड नेचुरल डिके, अगेन यहाँ पे देखिए वुडन से ऑटोमेटिक वुड स्लीपर में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डिके हो रहा था, वर्माइन अटैक हो रहा था, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो डिफिकल्टी इन ट्रैक सर्किटिंग, अगेन ये कितना बड़ा एडवांटेज आप खुद सोचिए कि जो प्रॉब्लम आ रही थी स्टील स्लीपर में, इसे भी वो ओवरकम करता है। यानी कि जितने प्रॉब्लम वुड में है, स्टील स्लीपर्स में है, कास्ट आयरन में है, वो सारे प्रॉब्लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे प्रॉब्लम्स को ये ओवरकम करता है। जैसे कि वुड में प्रॉब्लम किसका था, फायर का था, डीके का था, लेकिन इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टील और कास्ट आयरन में जो बड़ा प्रॉब्लम था करोजन और ट्रैक सर्किट को फिक्स नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसमें वो चीज़ को काफ़ी आसानी से फिक्स कर सकते हैं। इसीलिए कंक्रीट स्लीपर्स आज की सबसे ज़्यादा डिमांड है। कंक्रीट स्लीपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हैंडलिंग और लेइंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और डैमेज भी हो सकता है मटेरियल, ठीक है ना, थोड़ा सा, क्योंकि कंक्रीट है तो टूट सकता है कहीं हैंडलिंग प्रॉब्लम हुई तो, ठीक है। तो हैंडलिंग या लेइंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। डीरेलमेंट अगर हो गया तो उसमें डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, मटेरियल में प्रॉब्लम आ सकती है जब डीरेलमेंट हो। स्क्रैप वैल्यू बिल्कुल नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू स्टील स्लीपर, है ना। इसको आप बेचने, इसको जब खराब हो जाएगा जब 60 साल के बाद, हालांकि 60 साल काफ़ी इसने सर्विस दे दिया, बट उसके बाद अगर आप इसे बेचने जाओ, ठीक है ना, इसका जो मटेरियल है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना। उसे हम कहीं दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं लेकिन बिकेगा नहीं। नॉट सुटेबल फॉर मैनुअल पैकिंग, इसे मैनुअली पैक नहीं कर सकते प्रॉपर फिटिंग्स, ठीक है ना, मशीन के जरिए से किया जाता है। इसके जो एजेस है बॉटम और एजेस में पैकिंग की वजह से, यानी कि ब्लास्ट की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। वो छोटा सा डिसएडवांटेज है, ऐसा कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, आपने खुद देखा। चारों मटेरियल में सबसे अच्छा अगर कोई है तो वो कंक्रीट ही है, क्योंकि वो सारे जो डिसएडवांटेजेस थे स्टील और वुड के, उसे ओवरकम करता है काफी आसानी से। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट एंड एडवांटेजेस। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कंक्रीट स्लीपर्स, ठीक है ना, आप खुद देख रहे हैं, ट्रेन, बुलेट ट्रेन है, चल किस पे रही, कंक्रीट स्लीपर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए कंपैरिजन चारों स्लीपर्स में अगर आपको करना है तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन के ऊपर देखिए चारों स्लीपर को किस तरीके से हमने कंपेयर किए। सबसे पहला देखिए कॉस्ट पर स्लीपर, ठीक है ना, कॉस्ट पर स्लीपर यानी कि एक स्लीपर का कॉस्ट सबसे कम वुडन है, ऑफ कोर्स वुडन ही होगा, ठीक है ना। जो कास्ट आयरन है वो मीडियम है, उसका कॉस्ट स्टील का हाई है, और जो कंक्रीट स्लीपर है वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर दैट लाइफ, जैसे हमने अभी डिस्कस किए, 10 से 12 साल या 15 साल होती है, ठीक है ना, इसकी लाइफ इतनी नहीं है। CI स्लीपर 35 to 50, स्टील भी 35 to 50, और कंक्रीट जैसे हमने देखे थे सबसे ज़्यादा इसकी लाइफ 40 to 60। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए वेट पर स्लीपर फॉर BG ट्रैक, एक स्लीपर का जो वेट है पर BG ट्रैक, ठीक है ना। तो वुडन ऑफ कोर्स कम है, CI का हैवी है, स्टील स्लीपर मीडियम। ये भी जो है कंक्रीट स्लीपर अगेन यहाँ पे डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट देखिए हायर देन अदर स्लीपर, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि डीके वगैरह होने की प्रॉब्लम ज़्यादा है वुडन की। CI स्लीपर जो कास्ट आयरन है उसका कम है, स्टील का मॉडरेट है, और कंक्रीट की मॉडरेट कॉस्ट है इसका। ओवरऑल इकोनॉमी देखोगे आप तो जो आपका वुडन स्लीपर है चीपर इन द इनिशियल बस्ट, एक्सपेंसिव इन द रन कॉस्ट, यानी कि जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें एक्सपेंसिव है लेकिन इनिशियल कॉस्ट उसका कम है। सिमिलरली कास्ट आयरन आप देखोगे कॉस्टलियर इन फर्स्ट कॉस्ट, बिकॉज क्योंकि जो कि जब आप खरीदोगे इसको इनिशियल कॉस्ट जो है इसका ज़्यादा है, बट जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है ना, वो कम है, चीपर इन लॉन्ग रन। ये सेम है बिल्कुल कास्ट आयरन की तरह, स्टील और कास्ट आयरन बिल्कुल सेम है, इसका भी कॉस्ट जो है वो इनिशियल कॉस्ट स्टील का कम है, लेकिन स्टील का जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट कम है।
ठीक है, इसका अभी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है इसको, बट फिर भी ये इनिशियल और मेंटेनेंस दोनों में ही बेटर है कंक्रीट स्लीपर्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम, देखिए 6 पॉइंट हैंडलिंग, आसानी से देखिए क्या हो सकता है, नॉट लायबल टू ब्रेक अंडर रफ हैंडलिंग। ठीक है ना, टूटता ज़्यादा आसानी से नहीं है। ठीक है, ये टूट सकता है कास्ट आयरन, ठीक है ना, स्टील टूट नहीं सकता है आसानी से। देखिए विथ इम्प्रूव डिजाइन नॉट लायबल टू ब्रेक, ठीक है ना, आसानी से ब्रेक नहीं होता हैंडलिंग करते हो। ट्रैक फिटिंग्स की बात करोगे तो सबसे कम फिटिंग आपको इसमें लगेगी वुडन स्लीपर में। स्टील और कास्ट आयरन दोनों में जो है, ये आपकी कास्ट आयरन में ज़्यादा फिटिंग्स है, स्टील में थोड़ी सी कम है, और कंक्रीट में भी फिटिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, चेयर्स वगैरह हर इसमें नहीं लगेगा। इलास्टिसिटी की बात करोगे तो वुडन में जब बोल सकते हो आप अच्छी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है ना, इलास्टिक मटेरियल है। कास्ट आयरन नॉट सो गुड, स्टील नॉट सो गुड, और कंक्रीट में भी इलास्टिसिटी उतनी बेटर नहीं है। लेइंग एंड रीलेइंग, इससे मतलब जब आप बोल सकते हो जब इसे ले किया जाता है या इसे रिमूव किया जाता है, सबसे आसानी से वुडन जो है वो आसानी से हम इसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन रिमूव भी आसानी से कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी मुश्किल होती है कास्ट आयरन में। ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ फिटिंग्स लगती है इसलिए। उसके बाद इजी ड्यू टू लाइट वेट, जो आपका स्टील है वो आसानी से, उसका वजन कम होने की वजह से लेइंग और रिलेइंग में आसानी होती है। जो कंक्रीट स्लीपर है मैनुअल करना बहुत मुश्किल है उसे, उसके लिए आपको मैकेनिकल डिवाइसेस यानी जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं। रिजिडिटी की बात करोगे ट्रैक की तो खराब है इसकी, किसकी, रिजिडिटी ऑफ ट्रैक जो बोल सकते हो आप वुडन स्लीपर में बहुत खराब होती है। ठीक है ना, जो मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेटर देन टिम्बर स्लीपर, कास्ट आयरन थोड़ा सा बेटर है। ठीक है ना, और स्टील स्लीपर भी बेटर ही है एज कम्पेयर टू टिम्बर स्लीपर जब आप रिजिडिटी की बात करो। और सबसे अच्छी रिजिडिटी अगर किसी की है तो कंक्रीट स्लीपर की है। ठीक है ना, क्योंकि इसका डेड लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, स्ट्रांगली ये होल्ड करके रखता है। हैवी होगा मटेरियल तो उसकी रिजिडिटी बढ़ती है। सूटेबिलिटी ऑफ ट्रैक की बात करोगे तो ये जनरली हर लोकेशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्माइंस और वाइट एंड्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, स्पेशली सूटेबल फॉर पॉइंट्स एंड नो स्टिंग्स ब्रिजेस, ब्रिजेस वगैरह में ज़्यादा यूज होते हैं, स्टेशन में ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है ना, ये जो आपका कास्ट आयरन है ये स्टोन बलास्ट मटेरियल के ऊपर ही काम करता है, मतलब प्रॉपरली जो फिक्सिंग आसानी से होती है वो स्टोन बलास्ट के ऊपर। ठीक है ना, अनसूटेबल इन स्टेशन यार्ड्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पे स्टोन बलास्ट हम ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। उसके बाद बेटर देन टिम्बर स्लीपर, जो आप स्टील की बात करो, बेटर देन टिम्बर स्लीपर, सूटेबल ओनली फॉर स्टोन बलास्ट, सेम कास्ट आयरन का इसमें प्रॉब्लम है। और बला स्टेशन यार्ड्स में से कोस्टल एरियाज में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। बेस्ट भी, और फिर कंक्रीट की आप बात करोगे तो कोई भी लोकेशन में कंक्रीट स्लीपर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक जनरल इसका कंपैरिजन आ सकता है एग्जाम में, या मैं आपको नोट्स में से डिटेल में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने देखे थे कि लास्ट टॉपिक जो है स्लीपर्स का वो है स्लीपर डेंसिटी और स्पेसिंग जो है स्लीपर्स की। देखिए स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए स्लीपर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। एक रेल की लेंथ जनरली हमने देखे थे कि 13 मीटर के आसपास होती है, तो 13 मीटर में, ठीक है ध्यान से सुनिए, एक रेल में यानी कि 13 मीटर में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसे बोला जाता है स्लीपर डेंसिटी। ध्यान से पढ़िए फिर से लाइन को, स्लीपर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ, एक लेंथ के लिए। ठीक है, इट इज स्पेसिफाइड एज m+x और n+x। ठीक है ना, इसे हम m+x की तरह स्पेसिफाई करते हैं या n+x की तरह। m और n का मीनिंग एक ही है, उसका मीनिंग होता है लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स। ध्यान से, लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स, m+x और n+x इसे डिफाइन कर सकते हैं। जनरली हम m+x से इसको डिफाइन करेंगे। तो m का मीनिंग क्या हो जाएगा वहाँ पे, रेल लेंथ, यानी कि 13 मीटर। फॉर एग्जाम्पल एक रेल की लेंथ कितनी है, 13 मीटर्स होती है। एंड x इज द नंबर दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स। अभी जो x है, ये x है, जैसे कि आप बोलेंगे कि ये स्लीपर डेंसिटी के लिए ये जो x है ये वेरी कर सकता है। ठीक है ना, ये वेरी कर सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है x। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सल लोड, स्पीड, है ना, जो ट्रेन का जो लोड है, स्पीड है, रेल का टाइप कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर, कौन सा स्लीपर यूज कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बलास्ट का मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं,
नेचर ऑफ फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो x की वैल्यू डिपेंड करेगी, ये x की वैल्यू डिपेंड करेगी। एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ये x की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर पता होगी तो डेंसिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू डिसाइड हम इस बेसिस पे करते हैं कि एक्सल लोड कितना होगा, ट्रेन की स्पीड्स कितनी है, ट्रैफिक कितना आएगा, कौन सा रेल सेक्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जितने ये चीज़ें अगर स्ट्रांग होगी तो x की वैल्यू उतनी कम होगी, याद रखिए। ये वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, सारी अच्छी होगी, तो x की वैल्यू कम होगी। अगर ये वैल्यूज खराब कम होगी, वीक होगी, तो x की वैल्यू हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। अब शायद आपको समझ में आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल से। फिर से हम समझते हैं आगे। देखिए जैसे कि इफ द स्लीपर डेंसिटी इज m+7, ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 7, हमने अज्यूम किए m+7 है, ठीक है ना, ऑन अ ब्रॉड गेज रूट एंड द लेंथ ऑफ रेल इज 13 मीटर। अभी हमने जैसे बोले कि 13 मीटर होती है, तो उसका मतलब डेंसिटी कितनी हो गई 13 + 7। m की वैल्यू जो थी वो जैसे मैंने आपको बताया रेल की लेंथ थी, और x की वैल्यू हमने अज्यूम की कि वो 7 है। तो आंसर कितना आ रहा है 20 स्लीपर्स पर रेल लेंथ, यानी कि 13 मीटर में, जो एक रेल की लेंथ 13 मीटर है उसमें 20 स्लीपर्स आपको प्रोवाइड करना है। अब वो 20 स्लीपर्स की स्पेसिंग आपको इक्वली प्रोवाइड करना है, इक्वल स्पेसिंग में वो 20 स्लीपर्स प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। 13 डिवाइड बाय 20 करोगे तो आपको स्पेसिंग मिल जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे निकालेंगे ना। जैसे कि आप इसमें अगर स्पेसिंग निकालोगे तो 13 डिवाइड बाय 20 कितना 0.65 के करीब आएगा मीटर्स। ये होगी स्पेसिंग स्लीपर्स की, यानी कि 0.65 स्लीपर्स की स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्लीपर डेंसिटी। जैसे कि ये रेल है, ये एक रेल हो गई, ये जो स्लीपर की स्पेसिंग है ये कितनी आएगी 0.65 आएगी। अगर ये 13 मीटर की एक रेल है तो इसमें हम 20 स्लीपर प्रोवाइड करेंगे, तो जो स्पेसिंग आएगी वो 0.65 आएगी इसके हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द नंबर ऑफ स्लीपर्स इन अ ट्रैक कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड बाय इंडिकेटिंग नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक। फॉर एग्जांपल 1540 स्लीपर्स पर किलोमीटर। अब जैसे कि 1 किलोमीटर की ट्रैक है तो उसमें कितने स्लीपर यूज हो रहे हैं 1540 स्लीपर्स, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसे किलोमीटर के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना हो नहीं है। उसके बाद आप देखिए, ये देखिए इस तरीके से क्या होता है। ये जो देखिए दो रेल्स है, ये जॉइंट है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्लीपर जस्ट जॉइंट के पास होता है उसे बोला जाता है जॉइंट स्लीपर, जॉइंट स्लीपर बोला जाता है। और जॉइंट के जस्ट बाजू वाला फर्स्ट शोल्डर स्लीपर होता है, उसके बाजू सेकंड शोल्डर स्लीपर, और उसके बाद वाले जितने भी उसे बोला जाता है इंटरमीडिएट स्लीपर, ठीक है। ये जनरल एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि स्लीपर डेंसिटी क्या होती है। याद रखिए स्लीपर डेंसिटी m+x से हम डिनोट करते हैं। m मतलब रेल की लेंथ जो कि 13 मीटर जनरली होती है, और x की वैल्यू ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। x की वैल्यू 7, 5, 6 जो भी आप उसे ले सकते हैं, ठीक है ना। वो न्यूमेरिकल के हिसाब से हम देखेंगे। इसके ऊपर एक शॉर्ट न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। देखिए जैसे कि ये न्यूमेरिकल है, एक शॉर्ट में न्यूमेरिकल देखेंगे हम इसका, बहुत इजी है, हो सकता है आ जाए, ठीक है। देखिए इसमें एक पहला न्यूमेरिकल, यूजिंग स्लीपर डेंसिटी ऑफ n+5 फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग रेलवे ट्रैक ऑफ 640 मीटर लॉन्ग, ठीक है। न्यूमेरिकल देख लीजिए फिर से। यूजिंग स्लीपर डेंसिटी ऑफ, देखिए स्लीपर की डेंसिटी कितनी है n+5, ठीक है। n+5 याद है आपको, n+x की जगह x की वैल्यू यहाँ पे 5 है। इसका मतलब हमने अभी देखे कि n+x होता है स्लीपर की डेंसिटी, तो n+5 हो गया, ठीक है ना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रेलवे ट्रैक ऑफ 640 मीटर, यानी 640 मीटर का जो ट्रैक है 640 मीटर, उसमें कितने नंबर स्लीपर हमको प्रोवाइड करना है। 640 मीटर लंबा है ना, 640 मीटर लॉन्ग ट्रैक में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स आएंगे वो हमें देखना है इसमें। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ ईच रेल ऑफ बीजी ट्रैक, ये अज्यूम किया गया है 12.8, आप इसे 13 मीटर भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन में से 12.8 अज्यूम किया गया है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल में नहीं दिया था तो आप इसे 13 मीटर भी ले सकते हो, इसने यहाँ पे 12.8 लिया है, ठीक है। तो एक रेल की लेंथ कितनी लिया है 12.8 मीटर। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ रेल्स रिक्वायर्ड, अब आपको पता करना है कि कितनी रेल्स लगेगी, है ना। तो टोटल ट्रैक की लेंथ दी है 640 मीटर, 640 मीटर डिवाइड बाय एक रेल की लेंथ, यानी कि कितनी नंबर ऑफ रेल्स लग रही है 50, यानी कि 50 नंबर ऑफ रेल्स लग रही है, ठीक है।
50 नंबर ऑफ रेल्स लग रही है, और स्लीपर डेंसिटी हमें एक रेल के लिए निकालना पड़ता है ना। स्लीपर डेंसिटी हमको एक रेल के लिए निकालना है, तो कितनी रेल्स लग रही है यहाँ पे, 50 रेल्स, यानी कि 50 रेल्स से मिलकर 640 मीटर का वो ट्रैक बना गया है। उसके बाद नंबर बोल सकते हो या स्लीपर डेंसिटी देखिए कैसे निकालेंगे, n+5, ठीक है ना। एक रेल की लेंथ कितनी है, 12.8 हमने अज्यूम किए, 12.8 प्लस 5, तो आंसर आ रहा है 17.8, इसे राउंड फिगर करके 18 कर देंगे। 17.8 भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं, आगे उसको आपको राउंड फिगर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया, उसे ऐड करने के बाद 18 आ गया आंसर। अब ये जो 18 आ गया, ये क्या आया, एक रेल, ध्यान से सुनिए, एक रेल की लेंथ में कितने स्लीपर है, यानी कि अगर एक रेल की लेंथ 12.8 मीटर है तो उसमें 18 स्लीपर यूज किए गए, तो 18 स्लीपर एक रेल के लिए यूज किए गए। टोटल नंबर ऑफ रेल्स कितनी आ रही है, 50 आ रही है, 50 आ रही है यहाँ पे, तो उसे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड 50/18, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो कितना आ गया, 900 स्लीपर्स लग रहे हैं, ठीक है, 900 स्लीपर्स लग रहे हैं 640 मीटर के ट्रैक पे। ये चीज आप समझिए, कैसे 640 मीटर का ट्रैक है लंबा, लेकिन एक रेल की लेंथ कितनी है, 12.8 मीटर है ना, तो हमने इसलिए नंबर ऑफ रेल्स निकाले, और स्लीपर डेंसिटी एक रेल के लिए निकाली जाती है, तो इसलिए एक रेल के लिए स्लीपर डेंसिटी कितनी आई थी, 18, तो 18 को फिर मल्टीप्लाई किए जितने भी रेल्स हैं, 50 × 18, जो आ गया आंसर 900, ठीक है। तो ये काफी आसान था न्यूमेरिकल। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, using sleeper density of n+5 find out the number of sleepers required for the construction of railway track of 1 किलोमीटर लेंथ। ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ लेंथ चेंज हो गई है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज हो गई है, 640 की जगह 1 किलोमीटर आ गया। देखिए यहाँ पे भी नहीं दिया है, ठीक है ना। आप फिर से देखिए, इसको अज्यूम कर सकते हो 12.8 या 13 मीटर भी अज्यूम कर सकते हो एक रेल की लेंथ को। यहाँ पे फिर से अज्यूम किया गया है 12.8 मीटर, और मीटर गेज के लिए आप 12 मीटर ले सकते हो, और ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे फिर से हमको क्या करना है, नंबर ऑफ रेल्स निकालना है। ट्रैक की लेंथ 1 किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास एक रेल की लेंथ कितनी होती है, 12.8, इसने यहाँ पे लिया है, 13 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाय 12.8, यानी कि कितने नंबर ऑफ रेल्स यूज किए गए ट्रैक में, 79 नंबर ऑफ रेल्स, है ना। उसके बाद स्लीपर डेंसिटी कैसा निकालेंगे, n+5, अगेन 12.8 + 5, ठीक है ना, क्योंकि वो n की वैल्यू जो एक रेल की लेंथ है वो 12.8 है, तो कितना आ रहा है, ये भी 18 के आसपास आएगा। फिर नंबर ऑफ स्लीपर्स अगेन 79 मल्टीप्लाइड बाय 18, यानी कि एक रेल के जो स्लीपर डेंसिटी है वो 18 है, और नंबर ऑफ रेल्स कितने होगा, 79, तो आंसर अगेन 1422 नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज किए जाएंगे 1 किलोमीटर के ट्रैक। आई होप आपको ये बहुत छोटे से न्यूमेरिकल, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे बस इतना ही है, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इजी है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे स्लीपर का पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको स्लीपर समझा है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, कुछ भी अगर इशू है आप पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बलास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू सो मच।